गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज हमने सोचा वीकेंड है तो हम कुछ एक यूनिक चीज़ लाते हैं और क्योंकि साल ख़त्म हुआ है तो कुछ ऐसी चीज़ लाएं जिससे आपको कहीं ना कहीं पूरे मार्केट के बारे में एक स्नैपशॉट मिल जाए। आपको चीज़ें पता लगे कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर ओवर वैल्यूड है, कौन सा अंडर वैल्यूड है। उस हिसाब से आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट कर पाए। इसलिए कुछ घंटे हमने रिसर्च करी, एनालिसिस करी, तो हमें एक चीज़ मिली, मोतीलाल ओसवाल की जो बुल एंड बेयर की इंडिया वैल्यूएशन हैंडबुक मिली। और कुछ घंटे हमने देख के उसको पूरे तरीके से एनालाइज किया कि कैसे हम एक बहुत ही सॉफ्ट फॉर्म में, एक बहुत ही आपके इजी लैंग्वेज में हम उस हैंडबुक को पूरा एक किस्म से क्रैश कोर्स बना दें और आपके लिए लेकर आ जाएं। इससे दो फायदे, एक तो इतनी डीप एनालिसिस अगर कोई साल भर की कोई फंड हाउस कर रहा है तो एक हमें एडेड एक किस्म से स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। प्लस उसके बाद हम उसको, क्योंकि वो हैंडबुक होती है कुछ आपके 60 70 80 पन्नों की, फिर उस हिसाब से रहती है। उसके बाद अगर हम उसको ब्रेक कर दें स्मॉल पार्ट्स में और अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा इजी, क्योंकि ऑडियो फॉर्मेट इज़ अ इजी थिंग जिसमें आप समझ पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। उससे आप एक बेहतर अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स ले पाएंगे, एक बेटर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ ले पाएंगे, अपना सेक्टर रोटेशन कर पाएंगे, क्योंकि सेक्टर रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप राइट सेक्टर में हैं, जहाँ पे टेलविंड है, जहाँ पे वैल्यूएशन आपके साथ है, तो अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी हो जाते हैं तो आप पनिश नहीं होते हैं। बट आप गलत अगर सेक्टर में घुस जाते हैं और वहाँ पे अगर आप गलत सेक्टर में आपके पास बेस्ट स्टॉक भी है, तब भी आप उतना नहीं सही कर पाओगे जितना कि आप सो सेक्टर में जहाँ पे टेलविंड है उसकी आप सेकंड थर्ड कंपनी भी अगर आपके हाथ में लग जाए तो भी बहुत सही रहेगा। तो चलिए, अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो हम कुछ देर में ऐसा करेंगे कि इसको थोड़ा सा हम डिसाइफर करेंगे और थोड़ा सा हम जो है वो आगे इस टर्म्स में जो है वो बात करेंगे। पर अगर हम पिछले 90 दिनों में देखते हैं तो निफ्टी जो है वो कैसे, अगर आप देखते हैं तो कैसे 26,200, 25,000, 26,000, इन्हीं रेंज में 26,000, 26,200, 200 पॉइंट ऊपर नीचे, 26,000 के ऊपर ऊपर नीचे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम वैल्यूएशन पे भी बात करेंगे कि कितना कहाँ पे क्या है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके इन्वेस्टिंग में। अगर आपके पास ग्रोथ मिल जाए, वैल्यूएशन सही मिल जाए, क्योंकि अगर ग्रोथ हल्की सी भी अगर आप थोड़ा लेट मार्केट में घुसते हैं और वहाँ से हल्की सी भी ग्रोथ अगर दाएं बाएं होती है, ग्रोथ वो नहीं मिलती है जो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था, तो वैल्यूएशन आप अगर हाई दे देते हैं तो जो मार पड़ती है स्टॉक को वो बहुत ही ज़्यादा मरती है। वहाँ पे फिर आप कैपिटल अपना अच्छा खासा सा लॉस कर सकते हो। तो अगर तो कहीं ना कहीं जो सेफ्टी नेट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सेफ्टी नेट आप वैल्यूएशन के टर्म्स में लेकर आए, या आप डाइवर्सिफाई कर लें। पर डाइवर्सिफिकेशन एक लिमिट के आगे हर्ट करने लग जाता है, तो डाइवर्सिफिकेशन उतना ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन 12 15 18 स्टॉक इज़ इनफ डाइवर्सिफिकेशन। उसके लिए आपको उसके बाद अगर आप डाइवर्सिफिकेशन में जाते हो तो डाइवर्सिफिकेशन डजेंट हेल्प यू। और इसके रिलेटेड कई रिसर्च पेपर्स हैं जो लिखे जा चुके हैं कि डाइवर्सिफिकेशन कितने तक कम डाइवर्सिफिकेशन वो प्ले करता है, एंड आफ्टर दैट इट टर्न्स टू प्ले अगेंस्ट यू। एक किस्म से लेफर कर्व जिसे आप देखते हैं कि लेफर कर्व क्या होता है। लेफर कर्व होता है कि एक किस्म से जब तक आप टैक्स बढ़ाते जाते हो एक लिमिट तक ही वो आपको बेनिफिट करता है, पर अगर आप उसके बाद अगर टैक्स बढ़ाते हो तो वो आपके लिए डिसएडवांटेजियस हो जाता है और कई तरह के साइफनिंग होने लगती है, इलीगल काम होने लगते हैं, तो उस हिसाब से आप उतना टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते हो। तो इस हिसाब से आपको जो चीज़ें होती हैं वो समझनी पड़ेंगी। तो कुछ कुछ मोटा मोटा हमने नोट्स भी बना लिए। इससे आपको पूरे साल भर या इवन इस स्टार्टिंग पॉइंट में आपको कुछ ना कुछ एक स्ट्रेंथ मिलेगी कि आपको कैसे जो है वो आगे इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ पे अपने कैपिटल आप बढ़ा सकते हैं, कहाँ पे घटा सकते हो, और किस किस सेक्टर को किस हिसाब से आपको नर्चर करना है, कैसे आपको उसे देखना है। पर अगर हम इस साल की थोड़ी सी बात कर लें तो कहीं ना कहीं 10.5% का निफ्टी 50 ने जो इस कैलेंडर ईयर में रिटर्न दिया है, और कहीं ना कहीं इट हैज़ बीन अ
10th कॉन्जिक्यूटिव रिटर्न हो गया है जब आपका पॉजिटिव आपको जो है वो रिटर्न हमें पॉजिटिव देखने को मिला। और शायद ही कोई दुनिया की ऐसी मार्केट होगी, अगर हम दुनिया की बात करते हैं जिसने 10 साल लगातार जो है वो पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल कैप जो है वो अंडर परफॉर्मेंस रही, वो गिरे हैं 6% 12 महीनों में। लार्ज कैप बढ़े, मिड कैप बढ़े, तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर हम पिछले 5 साल में देखते हैं तो मिड कैप ने जो है वो आउट परफॉर्म किया हुआ है लार्ज कैप को 103% से। उसके बाद फिर अगर हम आते हैं तो पहले हम थोड़ा सा DI और FIs का देख लेते हैं कि DI FIs का इस साल कैसा क्या सीन था, और पुराने डेटा के हिसाब से भी थोड़ा सा हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर DIs का हम देख लेते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, तो इनफ्लो जो था उसने रिकॉर्ड हाई टच किया इस बार। लगभग $90 बिलियन जो है वो इस कैलेंडर ईयर में मार्केट में आया है। और आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में। फाइनेंशियल ईयर आपका मार्च से अगले मार्च तक जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता है। पर जो कैलेंडर ईयर होता है, जैसे जब आप IGIL का रिजल्ट चेक करते हो तो वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से रिजल्ट निकालते हैं बनस्पत फाइनेंशियल ईयर। और बाकी भी अगर US की आप कंपनीज देखेंगे तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से ही जाती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं तो पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो DIs का इनफ्लो जो है उसमें लगभग 43-44% जो है वो इंक्रीज आया है। उसके बाद फिर अगर हम 10 ईयर पिछले 10 साल में देख लेते हैं क्यूमुलेटिव कितना DIs ने पैसा डाला है, तो लगभग $256 बिलियन डाला है। और वही अगर हम देखते हैं तो FIs की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग $19 बिलियन के ऑलमोस्ट उन्होंने आउटफ्लो किया हुआ है। मतलब पैसा जो है FIs बाहर लेके गए, मतलब कहीं ना कहीं जो पैसा है वो FIs ने DIs को दे के वो चले गए हैं। FIs ने माल अब DIs को दे दिया है और कहीं ना कहीं हमने अच्छे तरीके से खरीदा भी हुआ है। उसके बाद फिर आप देखते हैं कैलेंडर ईयर 2024 की अगर हम बात करते हैं तो लगभग $0.8 बिलियन का ही जो आउटफ्लो था वो था। पर अगर हम FIs का पिछले 10 साल में क्यूमुलेटिव देखते हैं तो $32 बिलियन का इनफ्लो है। पर पिछले 2 साल में अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट $20 बिलियन का जो है वो आउटफ्लो जा चुका है। और पिछले 2 साल की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट $150 बिलियन का इनफ्लो आया है DIs के मुकाबले। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स, क्योंकि इतना लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट हैज़ बीन वेरी इजी फॉर FIs टू अनलॉक देयर होल्डिंग्स टू अस एट द वैल्यूएशन दे प्रेफर। तो कहीं ना कहीं पहले अगर इतनी FIs की बिकवाली आती थी तो अपना मार्केट ही बैठ जाता था इंडियन का, तो वो कहीं ना कहीं एग्जिट ही नहीं ले पाते थे, तो वो दिक्कत बनी रहती थी। पर अब क्योंकि लिक्विडिटी आ गई है इंडियन मार्केट में, अच्छी खासी लिक्विडिटी जो है वो बनस्पत कई सालों के मुकाबले कई अच्छे गुना की लिक्विडिटी है, तो एग्जिट उनको मिल जा रहा है। तो एक किस्म से इस हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा। बट उसके बाद अगर हम मंथली हिसाब से भी इस डेटा को उठाते हैं तो सिर्फ इकलौते एक महीना जो था वो था मई 2025 का, जब $4 बिलियन का FIs का इनफ्लो आता है। और वो इकलौता एक महीना रहा है जहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पे इनफ्लो आया है। बाकी अगर आप बाकी महीने देखते हैं तो पूरा का पूरा जो है वो आउटफ्लो ही था मार्केट में FIs द्वारा। पर उसके बाद फिर अगर हम की डेटा देखते हैं तो ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं तो 27 निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं तो 27 आउट ऑफ 50 निफ्टी 50 स्टॉक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मंथ ऑन मंथ की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने हायर क्लोज किया हुआ है। और अगर हम 33 स्टॉक बात करते हैं 50 में से, तो उन्होंने कैलेंडर ईयर 2025 में अब हायर पे ख़त्म किया। मतलब 17 स्टॉक जो है वो निगेटिव में रहे और 33 स्टॉक जो है उन्होंने पॉजिटिव में ख़त्म किया है। ब्रेथ जो है वो किस्म से आपका निफ्टी ऊपर ही है, तो एक किस्म से ब्रेथ जो है वो फेवरेबल ही रहेगी। तो एक किस्म से अगर निफ्टी 50 की हम बात करते हैं तो जो मार्केट में जो स्ट्रेंथ थी वो कहीं ना कहीं हमें फैली हुई दिखती है। उसके बाद फिर अगर हम टॉप गेनर्स और लैगर्ड्स की बात कर लेते हैं इस कैलेंडर ईयर, तो अगर टॉप 5 गेनर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें श्रीराम फिनेंस एक था जिसने 72% की गेन हुई है। और हमने कई डिटेल वीडियो भी श्रीराम फिनेंस पे बना रखे हैं। और इनके लिए 2-3 चीज़ें जो बहुत बेनिफिशियली हुई, जो इनका एक MUFG का इन्फ्लो FPI में आया है,
स्टेक उन्होंने बाय किया, वो इनके लिए काफ़ी एडवांटेजियस रहा और लगभग 32-33% से जो बुक वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है श्रीराम फिनेंस की इनफ्लो से। जो पैसा जो नया आ रहा है उससे कई किस्म के फ़ायदे हो रहे हैं। उसके बाद फिर जो कमर्शियल व्हीकल का जो अभी हम देख रहे हैं जो साइकिल टर्न हो रही है वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो सकती है, वो फ़ायदेमंद दिख भी रही है। तो श्रीराम फिनेंस हो गया, महिंद्रा फाइनेंस हो गया, ये सब बहुत ही टॉप बेनिफिशरी होंगे इस जो चेंज आ रहा है सिस्टम में उस चीज़ को। फिर अगर मारुति सुजुकी देखते हैं वो 54%, और ये काफ़ी एक किस्म से एक एस्टॉनिशिंग था, एक सरप्राइजिंग हम बोलेंगे कि मारुति सुजुकी ने 54% का गेन जो है वो दिया हुआ है। आयशर की अगर हम बात करते हैं तो 52%। तो एक किस्म से ऑटो के लिए ये साल काफ़ी अच्छा था। अगर आप ऑटो एंसिलरीज देखते हैं वहाँ पे री रेटिंग हुई और ऑटो एंसिलरीज की कंपनी जो है वो निफ्टी 50 में आपको दिखती नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इंडेक्स के बाहर है। पर उसका असर आपको दिख रहा है कि ऑटो ओईएम में अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो गेन अच्छा खासा वो हमें देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को फिर अगर हम देखते हैं तो 47% का गेन है, और कहीं ना कहीं मेटल का जो प्ले है वो हिंडाल्को में हमें देखने को मिला। मेटल तो कमोडिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये साल कमोडिटीज़ एक बुल रन में ही था और कमोडिटीज़ एक किस्म से फ़ायदेमंद देगी। SBI लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो 46% गेन रहा है। उसके बाद फिर अगर हम टॉप 5 लैगर्ड्स की बात कर लेते हैं तो ट्रेंट -40% पे साल ख़त्म करता है, और ओवर वैल्यूएशन फिर उसके बाद वैल्यूएशन एब्नॉक्शियस थी ट्रेंट की, ये बात थी। और जैसे ही वही हम बात करते कि जैसे ही इसमें ट्रेंट में आप वॉज प्राइस टू परफेक्शन, पिक्चर परफेक्ट स्टोरी थी, तो जैसे ही वहाँ पे ग्रोथ हिली तो मार्केट ने उसको बहुत ही बुरे तरीके से पनिश किया, और फिर वो आप देख रहे हैं कि ट्रेंड 40%। फिर अगर हम TCS की बात करते हैं तो वो 22% डाउन है, और TCS की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन IT सर्विस की तो इस साल कमर टूटी है। जैसे जैसे AI ने अपना रंग दिखाना चालू किया, AI में जैसी ग्रोथ आई है तो कहीं ना कहीं जो इंडियन IT सर्विसेज है उसको दिक्कत काफ़ी देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बात कर ले तो वो भी 18% डाउन है। HCL टेक्नोलॉजी की बात कर ले 15%, पावर ग्रिड की बात कर ले तो वो भी डाउन था। वो उसके बाद फिर अगर हम देख लेते तो कहीं ना कहीं जो था आपको डाइवर्सिफिकेशन कहीं ना कहीं मिलने को दिखता है, कि सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं था जो अगर आपने टॉप लैगर्स और अगर आप टॉप लीडर्स की बात कर रहे बनस्पत जैसे आप US में देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पूरा ही कंसंट्रेटेड है आपके टेक स्टॉक्स में। तो वो अगर आप देखते हैं इंडिया में तो ऑटो, फाइनेंशियल, मेटल सब आपको जो है वो कहीं ना कहीं जो अच्छा देखने को मिल रहा है। उस पर उसके बाद हम ओवरऑल अगर मार्केट की बात कर लेते हैं इस साल पूरे दुनिया की अगर टॉप हम स्टॉक्स की बात कर लेते हैं कि कौन सी मार्केट ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। USD टर्म्स की हम बात करेंगे, अपने करेंसी टर्म्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपकी करेंसी ही ज़्यादा डीवैल्यू हो गई है तो कोई पॉइंट नहीं आता है उस ग्रोथ को हम देखें। तो अगर हम USD टर्म्स की बात करते हैं तो कोरिया का रिजल्ट अगर देखते हैं तो कोरिया का 76% का रिटर्न है, ताइवान 34%, चाइना बहुत साल बाद जो है वो रिटर्न दिया, ताइवान अगर आप देख रहे हैं तो 31%। और ये सब आप देख रहे हैं कि मेटल्स और टेक्नोलॉजी प्ले वाले कंपनी देश हैं कि जहाँ पे आपको चिप्स पे रिलायबिलिटी ज़्यादा है, वो सब अच्छा कर रहे हैं। फिर जर्मनी आप देखते हैं 31% है, ब्राज़ील 27% है, US 27% है, इंडोनेशिया 25% है, जापान 20% है, UK 16% है, और इंडिया कहीं ना कहीं 5% जो है वो लेगार्ड में है। उसके बाद फिर अगर हम लास्ट 5%, और ये साइड जो नंबर्स हैं वो तो आप 10.6% जो हमने अभी आपको बताया था वो INR टर्म्स में था, और जो 5% है वो आपका USD टर्म्स में है, क्योंकि आपकी जो करेंसी है वो भी डिवैल्यू हुई है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। फिर लास्ट 12 महीने की अगर हम बात कर लेते हैं तो MSCI का जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है वो 31% जो है वो इस साल बढ़ा है। मतलब ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि इमर्जिंग मार्केट्स में एक बहुत बेतहाशा जो हमें तेज़ी देखने को मिली है। पर वही अगर हम MSCI इंडिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो 3% ही बढ़ता है, और सिग्निफिकेंटली लैगिंग है। और कहीं ना कहीं दशकों में इन द डिकेड्स हमने ऐसा चीज़ नहीं देखी है कि इंडिया की मार्केट ने इमर्जिंग मार्केट्स को इतना हैंड्स डाउन, इमर्जिंग मार्केट ने इंडियन मार्केट को हैंड्स डाउन ऐसा बीट कर दिया है। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। पर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा
10 ईयर व्यू पे अगर हम देखते हैं तो MSCI इंडिया जो है वो 53% की आउट परफॉर्मेंस है वर्सेस MSCI इमर्जिंग मार्केट। तो अगर हम इंडिया का कैगर देखते हैं पिछले 10 साल में USD के टर्म्स में तो 8.7% का रिटर्न आता है वर्सेस अगर हम इमर्जिंग मार्केट की अगर हम कैगर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 6% है, 5.9% है। तो कहीं ना कहीं जितना हमने एक किस्म से गेन लिया था तो कहीं ना कहीं वो इस साल थोड़ा बहुत हमें क्लोज नैरो डाउन होता दिख रहा है। तो एक किस्म से आप अंडर परफॉर्मेंस कर सकते हो, पर कोई ना कहीं 10 साल में अभी भी हम थोड़े पर हम डेवलपिंग है थोड़ा सा इस टर्म्स में, और हमारी मार्केट जनरली अच्छी करती है, पर इमर्जिंग मार्केट्स में आपकी और डेवलपिंग मार्केट्स भी आती हैं। उसके बाद फिर अगर हम दिसंबर की बात कर लेते हैं तो कोरिया 7% अप है, ताइवान 5% है, जर्मनी 3% है, और हम MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स देखते हैं तो वो 3% था, पर इंडिया जो था वो नेगेटिव में था। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा अब मार्केट कैप एनालिसिस कर लेते हैं तो ग्लोबल मार्केट कैप जो था वो ऑलमोस्ट 22% बढ़ा है इस साल, और ऑलमोस्ट 27.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आ गया है। अगर हम इंडिया की मार्केट कैप की बात करते हैं तो वो सिर्फ 2.8 ट्रिलियन बढ़ के 2.8% बढ़ के 5.3 ट्रिलियन है। और अगर हम इंडिया का शेयर देखते हैं ग्लोबल मार्केट कैप में तो वो ऑलमोस्ट कहीं 3.5% के ऑलमोस्ट हमें दिख रहा है, डाउन फ्रॉम 3.6%। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं, अगर हम पी वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं तो इंडिया का जो पी है रेशियो जो है वो 23.7 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। और MSCI इंडिया की अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं वो 47% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है टू द MSCI इमर्जिंग मार्केट। और जो हिस्टोरिकल जो एवरेज रहता है ये ऑलमोस्ट 78% का प्रीमियम होता है, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम जो है वो घटता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में अब कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो अब क्रिएट वक्त के साथ होती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो हार्ड टाइम था वो अब हम फेस कर चुके हैं, कहीं ना कहीं द डार्कर टाइम इज़ बिहाइंड अस नाउ, द मोस्ट डार्कर टाइम। अब कहीं ना कहीं बात पेशेंस की होगी कि कहीं ना कहीं हमें वीक हैंड्स जितना ज़्यादा और जितने जल्दी शायद निकलेंगे उतना बेहतर होगा। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे विक्स भी एक नॉर्मल लेवल पे आ जाए तो वो भी बेहतर हो जाएगा। अगर हम भाई जापान की बात कर लेते हैं तो 20 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और कहीं ना कहीं इंडिया की भी अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हम थोड़े से जो है वो बेटर आ चुके हैं, नज़दीक आते चले जा रहे हैं। मार्केट कैप की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया 5th नंबर पे आ गया, फर्स्ट पे US, चाइना, जापान, हांगकॉन्ग के बाद अब हम आ चुके हैं इंडिया में। और टॉप 10 कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 82% ऑफ द ग्लोबल मार्केट कैप अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक पे आ जाते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक पे भी अब हम आ सकते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कि कौन सी जो मार्केट कैप टू जीडीपी जो आप बोलते हैं कि वॉरेन बफेट इंडिकेटर जिसे भी बोला जाता है कि अगर 100% के पार होता है तो कहीं ना कहीं आप उसे ओवर वैल्यूएशन बोलने लग जाते हो। तो कहीं अब इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट 133% पे ट्रेड कर रहा है, और अगर हम हिस्टोरिकल एवरेज देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 87% पे चलता है मार्केट कैप टू जीडीपी। अब अगर हम बात करते हैं कौन सा सेक्टर जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है इंडिया में, तो PSU बैंक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस साल, 30% इंडेक्स ही अप है PSU बैंक का। और कहीं ना कहीं हमने जो कई रीजन है वो आपको ऑलरेडी पुराने वीडियोस में बता रखे हैं, अगर आप जाएंगे तो पुराने वीडियोस चेक कर लें PSU बैंक से रिलेटेड, तो उसमें हमने बखूबी ये चीज़ समझाई हुई है। फिर कैपिटल गुड्स हो गया जो कि ऊपर है, ऑयल एंड गैस, हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों पर भी बात करेंगे, NBFCs, मेटल, यूटिलिटीज़, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर, ये सब जो है जो सेक्टर लेवल पे अभी हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएट ये सब चल रहे हैं। उसके बाद अगर हम डिस्काउंट्स की बात करते हैं कि कौन से बियर फेज में या कौन से नीचे चल रहा है जो अपने एवरेज पी पे, और वहाँ पे आपकी नज़र सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तो अगर हम वो देखते तो प्राइवेट बैंक्स और रिटेल है। अभी हम थोड़ा सा इन चीज़ों पे डिटेल में भी एनालिसिस करेंगे। और अगर हम नियर टर्म वैल्यू की बात करते हैं तो कंज्यूमर, टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक ये ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर हम बुल मार्केट की बात कर लेते हैं कि कौन से सेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट बुल के आसपास है, मतलब कि कौन सा ओवर वैल्यू कैटेगरी में जा चुका है, तो PSU बैंक्स जो है, और PSU बैंक्स की अगर हम बात करते हैं तो करेंटली वो 1.3
प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं अगर हम इंडेक्स की बात कर लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं 47% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं टू द 10 ईयर एवरेज, और जो कि इसका चल रहा है 0.9 के आसपास प्राइस टू बुक चलता है अगर आप PSU बैंक्स की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं अब आप देखते हैं तो जो 10 साल से इस साल क्या क्या चीज़ें इनके लिए पलटी हैं। एक चीज़ जो हमने बहुत अपने बॉन्ड्स के हमने जो डिटेल वीडियोस क्रिएट किए वहाँ हमने ये चीज़ समझाई कि कैसे जो आपके इंटरेस्ट रेट घटे हैं, बॉन्ड्स का एक्सपोजर था PSU मार्केट्स में काफ़ी, तो वो MTM जो बुक वैल्यू बढ़ी है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को उसका फ़ायदेमंद मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा हमें देखने को मिला है। प्लस कहीं ना कहीं जो मार्केट शेयर है वो PSUs ने वापस लिया है, ऑलमोस्ट 58% मार्केट शेयर आ गया, और कहीं ना कहीं 40 बेसिस पॉइंट का रीगेन जो है वो उन्होंने शेयर लिया है। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट बैंक से पछाड़ के लोन बुक जो है वो PSU बैंक ने बढ़ाई, और कहीं ना कहीं फोकस बहुत अच्छा रहा है। जब से RBI गवर्नर चेंज हुए तो कहीं ना कहीं आप फोकस देख रहे हैं कि लोन बांटने पे काफ़ी फोकस है, और आउटपेस कर दिया है प्राइवेट बैंक्स को। 12% की ग्रोथ ऑलमोस्ट PSU बैंक्स ने दी है वर्सेस प्राइवेट बैंक जिन्होंने 10% की ग्रोथ दी है। एसेट क्वालिटी का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। GNPA जो है वो 14.6% जो था FY 2018 में, वो अब घट के 2.8% आ गया है FY 25 में। और अगर हम ROE की बात करते हैं तो 18% की ROE है, जो कि बहुत ही अच्छी चल रही है, और ये बहुत ही एक हेल्दी अगर हम मानेंगे। तो अगर कुछ जो स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा या फिर देखने लायक है, और ये जो पूरी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हम आपको मोतीलाल ओसवाल के रिपोर्ट्स को जो कंसाइज करके वो हम निकाल के आपको बता रहे हैं। तो SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है वो इनके लिए जो वो है तो वो कहीं ना कहीं बेहतर के लिए काम करी हुई है। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की, अगर हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वेव थी वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होती दिख रही है। और अभी अगर हम बात करते हैं तो 35 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ऑलमोस्ट ट्रेड हो रहा है ये सेक्टर कैपिटल गुड्स का, और जो कि 36% प्रीमियम चल रहा है ऑफ देयर 10 ईयर एवरेज 25.7 जो कि है। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट कैपेक्स ने जो गवर्नमेंट की कैपेक्स की पाइपलाइन है वो थोड़ा सा बेटर है। फिर डिफेंस और पावर की अगर हम बात करते हैं बीच में थोड़ा गिरे थे, पर अभी पिछले महीने में वापस एक हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। या फिर ऑर्डर बुक विजिबिलिटी, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी ना थोड़ी बेहतर हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम मेटल्स की बात कर लेते हैं, और अगर हम कैपिटल गुड्स की बात कर लें, जो की स्टॉक्स उन्होंने बोला है वो कहीं ना कहीं L&T हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, और वो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्रोथ भी आ रही है और वैल्यूएशन भी इनकी बहुत अच्छी या बहुत ज़्यादा अभी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लेवल पे जाके होने को हमें दिख रही है। और उसके बाद अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो कमोडिटीज़ का तो ये साल ही कमोडिटीज़ के लिए था, इट वॉज अ ईयर ऑफ कमोडिटीज़, और कमोडिटीज़ एकदम बहुत ही अच्छे बुल रन में थी। तो अगर हम देखते हैं स्टील प्राइसेस तो काफ़ी नॉन फेरस मेटल, कॉपर की अगर हम बात करते हैं, सब में एक किस्म से बहुत ही अच्छा देखने को मिला। उसका नतीजा आप देखते हैं हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेट, SW स्टील, सब में बहुत अच्छा देखने को मिला। फिर हम ऑयल एंड गैस देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं फेयर प्ले था, वैल्यू प्ले था एक किस्म से, और वो ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक 1.7 के ऑलमोस्ट आ गया है। तो कहीं ना कहीं आपको जो ब्रेंट क्रूड जो अभी इतना नीचे हमें देखने को मिल रहा है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं जो फ़ायदा कहीं ना कहीं जो वो है देखने को मिल गया है। मार्केटिंग मार्जिन जो है वो काफ़ी देखने को मिली है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं रिफ़ाइन करके वो तेल वापस भेजते हैं, तो उस चीज़ का जो फ़ायदा है वो जो है वो देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम यूटिलिटीज़ की बात कर लेते हैं तो पीक डिमांड स्टोरी कहीं ना कहीं वो हमें देखने को मिली है प्रीमियमाइजेशन के कारण। अगर हम प्राइस टू बुक देखते हैं तो 2.2 है, 40% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमें जो वो थोड़ी सी देखने को मिली है एक किस्म से जो ओवर वैल्यूएशन है वो। पर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बात करते कि कहाँ पे जो है वो मंदी छाई रही और कहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन जो है वो कम है, वो है थोड़ा रिटेल सेक्टर की अगर हम बात करते तो रिटेल सेक्टर तो ऑलमोस्ट इतने हैवी वैल्यूएशन पे इंडिया में ट्रेड करता है। तो अभी अगर हम इस सेक्टर की बात करते हैं तो 66 PE पे ट्रेड कर रहा है, पर अभी भी अगर हम देखते हैं तो ये जो है तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, डी मार्ट का अगर हम देखते हैं, ट्रेंट देखते हैं, इन सब ने बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं दी है, ग्रोथ जो इनका चला गया है। और वो कहीं ना कहीं अभी भी 66 के पी की अगर हम बात करते हैं तो 27% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं अपने 10 ईयर एवरेज पी के वैल्यूएशंस की अगर हम बात करते हैं। और अगर हम इनके टॉप
कंपनी की बात कर ले, जैसे ट्रेंट जो था वो ऑलमोस्ट 74.7 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 22% का डिस्काउंट है। पर ट्रेंट की अब ग्रोथ भी चली गई, पर कहीं ना कहीं एक समय जाके, क्योंकि ये अपने एक एवरेज वैल्यूएशन के भी नीचे जा चुके हैं, तो अब आपको ट्रेंट वगैरह में कहीं ना कहीं टाइम करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, पर बहुत ज़्यादा प्राइस करेक्शन देखने की जो उम्मीद है वो अब थोड़ी सी आपको नहीं देखने को शायद मिलेगी। कंसर्न अगर हम देख लेते हैं तो रेजिडेंशियल सेल जो है वो नीचे घटी है, इस बार 12% घट गई है, और ये कोविड के बाद की पहला कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है। मिड सेगमेंट हाउसिंग में थोड़ा ओवरहैंग देखने को मिल रहा है, और उसके ऊपर आपका हैवी वैल्यूएशन था। उसके बाद फिर अगर हम बात कर लेते हैं कहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, वो है प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड। जो आपका होम्स जो है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर वाले जो है वो 4% की ग्रोथ है, पर अब 1 करोड़ के नीचे घर भी नहीं आते, तो सब बहुत चीज़ें सब उस तरफ ही शिफ्ट होती चली जा रही हैं। प्रीमियम सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 62% सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट इसी में आती चली जा रही है, और प्राइस एप्रिसिएशन जो है वो 6 से 16% टॉप 7 शहरों में जो है वो कहीं ना कहीं आता आपको दिखता चला जा रहा है। उसके बाद फिर प्राइवेट बैंक बात करते हैं कि जो अपने प्राइस टू बुक या जो वैल्यूएशन के नीचे अपने ट्रेड कर रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स में एक डिस्काउंट अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें देखने को मिली, और कहीं ना कहीं इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक जैसे और आईसीआईसीआई बैंक जो ओवर वैल्यूड था वो कहीं ना कहीं नीचे आया, एचडीएफसी बैंक ऊपर था वो नीचे आया। तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि प्राइवेट बैंक्स में जो है वो लगातार प्रेशर एक जो है वो बना हुआ है। पर उसके बाद अब देख लेते हैं कि क्या क्या बेटर हो रहा है। जैसे क्रेडिट ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं वापस आ रही है, तो अगर वो पीएसयूज को हेल्प कर रही है तो वो प्राइवेट बैंक्स को भी हेल्प करेगी। निम आउटलुक जो है वो बेहतर हो रहा है। अब अगले क्वार्टर से आपका निम जो है वो पॉजिटिवली आपको इम्पैक्ट होता दिख जाएगा, क्योंकि अभी एक कट हुआ पर उसके बाद आपके Q4 से आपको निम जो है वो बेटर देखने को मिल जाएगा। निम होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है कि आपने कितने में पैसा उठाया, आपने कितने में लोन दे दिया, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका निम हो जाता है। उसके बाद जो लेंडिंग स्ट्रेस है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग स्ट्रेस जो भी था वो कहीं ना कहीं ड्राई आउट हो गया है। वो आप देख रहे हैं कि हर कॉल में जो अच्छी कंपनी है वो ये इस चीज़ पे कहीं ना कहीं इशारे दे रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो हो गया, वैसे आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है। पर जो दिक्कत की बात थी, जैसे आपके आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनके लिए टफ ईयर था, बट कहीं ना कहीं रिकवरी जो है वो अब हमें वापस देखने को मिल रही है। पर अब अगर हम रियल स्टेट की बात कर लेते हैं तो रियल स्टेट जैसे हमने बताया कि ऑलमोस्ट वहाँ पे भी थोड़ा सा वैल्यूएशन नीचे ही चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग देखते हैं तो 29.2 चल रहा है, और कहीं ना कहीं 10 ईयर एवरेज जो है वो ऑलमोस्ट 31-32 है, मतलब वहाँ पे भी जो है वो डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है। बट हमने जैसे आपको बताया कि कैसे ओवरऑल सेल्स जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटा है, प्रीमियम सेगमेंट थोड़ा सा बढ़ा है, और डिफरेंट जगहों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें का इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा जो है सीजनैलिटी का इम्पैक्ट आपने देखा कि कैसे जो इस बार मॉनसून लंबा खिंचा, गर्मी उतनी ज़्यादा आई नहीं एज़ कम्पेयर लास्ट गर्मी जो थी, तो उसके कारण जो बार ही इतना हाई सेट हो गया था। उसके बाद गर्मी रिवर्स हो गई। पिछले साल बैंगलोर तक में इतनी बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी 2024 के समर्स में, पर 2025 का समर्स थोड़ा राहत वाला था। तो उसका आपने देखा इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई, और काफ़ी लॉसेस भी झेलना पड़ा कंपनीज़ को, और कहीं ना कहीं उसका सीजनैलिटी या उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिला। पर शायद उसका जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं वापस आ जाएगा, और कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा आपको इम्पैक्ट या एक अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। पर अगर हम इसमें कुछ बात कर लेते हैं तो एक आपका एयर कंडीशनिंग वाले स्टॉक्स आ गए, आपके ई पैका हो गया, ये सब जो भी हो गए आपके, वो उन पे आपकी नज़र हो सकती है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे हो सकती है कि जब रिकवरी होगी शायद वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो 1-2 क्वार्टर लेट ही सही, पर कहीं ना कहीं आपको चीज़ें वापस वहाँ देखने को मिल जाएंगी। पर उसके बाद अगर हम बाकी की बात करते हैं तो केबल एंड वायर की अगर हम बात करते हैं, केबल एंड वायर्स की अगर हम बात करते हैं तो केबल एंड वायर अगर पॉलीकैप से देखते हैं, बाकी को भी देखते हैं, तो काफ़ी एक अच्छी आपको जो है वो ग्रोथ आपको जो है वो देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वैल्यूएशन थोड़े हाई साइड पे है, बट अगर आप बात करते हैं तो काफ़ी एक अच्छी
जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिल रही है, तो डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है। फिर आपको अगर हम देखते हैं तो एक्सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, तो बाकी केबल एंड वायर में हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, वैल्यूएशन अच्छी देखने को मिल रही है। जो उनकी टॉप कंपनी है पॉलीकैब, वो भी एक अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो इस हिसाब से आपको जो है वो आप देख सकते हैं इस चीज़ में। पर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कौन से निफ्टी 50 में कौन से प्रीमियम, एकदम एक्सट्रीम प्रीमियम पे जो स्टॉक्स चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको खतरे की घंटी दे सकता है कि अगर आप इसमें बहुत हैवी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको टोन डाउन भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा, या आप इन सब चीज़ों से थोड़े से दूर रह सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर हम बात करते हैं तो करंट पी जो है वो ऑलमोस्ट 42 के आसपास है, पर हम 10 ईयर एवरेज देखते तो ऑलमोस्ट 15 का पी चल रहा है। तो एक किस्म से हैवी वैल्यूएशन जो है वो बात है, और अपसाइड जो है वो काफ़ी लिमिटेड हमें दिखाई देता है, अब ऐसा मोतीलाल ओसवाल का कहना है। फिर अगर हम ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो पेंट में जैसे बिरला ओपस आया, ये सब आया। पर उसके बाद अगर हम पी देखते हैं तो 28.3 का था, और एवरेज देखते हैं तो 17.4 है। ऑल दो डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर है, केमिकल रिकवरी आई है, पर अभी सीमेंट की रिकवरी भी आ सकती है। तो इस चीज़ का जो बात है वो मोतीलाल ओसवाल कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीमेंट जो है वो वापस आता है, तो ग्रासिम एक अच्छा बेनिफिशियरी जो है वो हो सकता है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 14 के पी पर, एवरेज 10 का पी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 26 का पी है, 10 ईयर एवरेज 19 का पी है। पर एसयूवी ऑटो डिमांड जो आई है, पर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्लो डाउन का इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। उसके बाद डिस्काउंट स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी इनको दिख रही है, और वो इन्होंने बोला है कि इनका क्राइटेरिया है कि 30% से ज़्यादा का वैल्यूएशन डिफरेंस दिखना चाहिए 10 ईयर के एवरेज के नीचे। तो अपोलो हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो उसका करंट पी जो है वो 47 आ गया है, 10 ईयर एवरेज 79 का पी चल रहा है। तो जीएसटी, कैपेसिटी एक्सपेंशन और लॉन्ग टर्म रिकवरी की जो बात है वो कहीं ना कहीं मोतीलाल ओसवाल कहता है। ये पार्ट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर आपको सेफ बेट्स लेनी है तो यहाँ पे आपको सेफ बेट्स कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। भारतीय एयरटेल 33 के 10 ईयर एवरेज पी पे, और 44 का एवरेज पी, और करंट 33 है। तो वहाँ पे एक किस्म से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और डिविडेंड यील्ड जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है भारतीय एयरटेल में। फिर ट्रेंट की बात कर रहे हैं, फिर रेड्डी लैब्स की बात कर रहे हैं, और रेड्डी लैब्स का उनका कहना है कि क्वालिटी फार्मा जो उनको 20 के पी पे मिल रहा है, 10 ईयर एवरेज 24 का पी है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो एक रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है। फिर कोल इंडिया पे भी उनका यही कहना है। और फिर जो उन्होंने फेयर वैल्यूएशन पे बात करी है तो वो इन्फोसिस, आईटीसी, टीसीएस, अदानी पोर्ट्स, पर इन सब चीज़ों पे हम उतना ज़्यादा नहीं देखेंगे। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं सेक्टर स्पेसिफिक पे जो उन्होंने डीप डाइव करी है, ऑटोमोबाइल्स जो है कि अभी जो शादी का सीज़न बीता उसके बाद उसके अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो ऑटोमोबाइल्स पे हम लगातार जो है वो वीडियो बनाते चले आ रहे हैं कि कैसे उनके रिजल्ट, हम 2 महीने से वो चीज़ बता रहे हैं कि कैसे अच्छे रिजल्ट जो है वो ऑटोमोबाइल्स में जो है वो देखने को मिलता चला जा रहा है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्राइवेट बैंक्स में जो निम इन्फ्लेक्शन है वो कहीं ना कहीं अगले क्वार्टर में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर पीएसयू बैंक की अगर हम बात करते हैं तो पीएसयू बैंक तो काफ़ी अच्छे से ऊपर चले गए। टेक्नोलॉजी पे आपको हमारा व्यू पता ही है, लगातार मेरा व्यू आपको पता है कि कहीं ना कहीं जब तक एक अच्छी ग्रोथ नहीं आ जाती है तब तक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने से हम लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा बचना प्रेफर करते हैं। तो इस हिसाब से हमने बहुत ही ज़्यादा एक किस्म से कंसाइज फॉर्मेट में एक बड़ी सी रिपोर्ट को, क्योंकि वो भी एक रिपोर्ट बनी है कंसाइज फॉर्मेट में, फिर हमने उसको एक कंसाइज किया है आपके लिए कि आप को एटलीस्ट आप किसी गलत सेक्टर में ना फंस जाए, किसी यूफोरिया में ना फंस जाए, और जो अगर कोई अपॉर्चुनिटी लाई कर रही है वो आपको हिस्से में दिखे, और सेक्टर के बारे में क्या व्यू चल रहा है, कैसे बातें चल रही हैं, वो भी एक ओवरव्यू, एक बर्ड्स आई व्यू की अगर हम बात कर लें, वो अगर मिल जाता है तो बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को गॉच कर लेना, चीज़ों को एक किस्म से समझ के इन्वेस्ट कर लेना। और अगर आप पैसे लूज़ नहीं करेंगे तो पैसे तो अल्टीमेटली जो है वो बन जाते हैं सिर्फ ट्रीज पे खड़े होने से। ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता सकता हूँ। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने जब पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आपको बहुत एक आइडिया मिलेगा, और कहीं ना कहीं जब आप एक आगे स्टेप लेने जा रहे होंगे तो उसमें भी आपको
एक बेटर जो है वो नज़रिया मिल पाएगा आगे सोचने में, इन्वेस्ट करने में और मार्केट को एक किस्म से देखने में। सो बाकी हमें आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा ये यूट्यूब वीडियो। ये इस तरह की कवरेज हमें आगे करते रहनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और जैसी भी चीज़ें हो फिर हमें ज़रूर लिख के भेजें। थैंक यू सो वेरी मच।